भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। महर्षि दयानंद ने इस राष्ट्र के गौरव का बखान करते हुए लिखा सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, ये आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। कल भी मैंने बच्चों के सामने ये बात रखी थी कि दो नाम इस देश के हमारे अपने नाम हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए नाम हैं, और सबसे पुराना नाम हमारे देश का क्या है? आर्यावर्त। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। ऋषि के शब्दों पर ध्यान देना आप लोग। आगे महर्षि ने लिखा, जो पारसमणि पत्थर सुना जाता है वो बात तो झूठी है, परंतु ये आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है जिसको छूने के साथ ही लोहे रूप दरिद्र विदेशी स्वर्ण में अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। आप जब इस देश के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पहला लुटेरा, पहला आक्रांता हमारे देश में 712 में आया था। नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम, पहला लुटेरा। और आप लोग जानते हैं वो कितनी संपत्ति हमारे देश से लेकर के गया था? 17,200 मन सोना लेकर के गया। ऋषि की बातों की पुष्टि कर रहा हूं मैं। ये गणपत अग्रवाल अपने भारत देश के इतिहास में लिखते हैं, पहला आक्रांता जब हमारे देश को लूटने के लिए आता है तो 17,200 मन सोना लेकर के गया। और उन्होंने लिखा कि बहुत सारे 40, जिस मंदिर को उसने लूटा, 40 उस मंदिर के अंदर बहुत बड़े बड़े डेग थे। डेग यानी बहुत बड़े बड़े पात्र थे, और उन सारे के सारे पात्रों में हीरे मोती मणिक आदि भरे हुए थे। आगे वो लिखते हैं कि जब उस नालायक ने भारत के मंदिरों को तोड़ा तो भारत के मंदिरों से उसको 600 मूर्तियां प्राप्त हुई, और जब एक मीडियम मूर्ति का वजन तोला गया तो एक मूर्ति का वजन था 3 मन यानी 120 किलो, और वो सारी की सारी मूर्तियां सोने की थी। ऋषि दयानंद ने कहा, यह भारत देश ही सच्चा पारसमणि है जिसको छूने के साथ ही लोहे रूप दरिद्र विदेशी स्वर्ण में अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। और ये केवल भौतिक संपदा की बात नहीं करता मैं। आप यदि अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे देश में एक चीन का यात्री आया जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज का भारत वर्णन। बहुत सारे प्रकाशकों ने इस पुस्तक को छापा है। मेगास्थनीज लिखता है कि जब मैंने भारत का दौरा किया, एक बार मैं एक रास्ते से निकल रहा था जंगल से, और मैंने देखा कि इस जंगल के रास्ते पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ पर सोने चांदी के आभूषण लटके हुए थे। मैंने भारत के एक व्यक्ति को अपने पास में बुलाया और पूछा कि महानुभाव, क्या आपके देश की वनस्पति पर फल फूल नहीं लगता? क्या आपके देश के पेड़ पौधे भी सोने चांदी के आभूषण देते हैं? वो लिखता है कि भारत के उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, हमारे देश की वनस्पति भी फल फूल ही देती है। तो उसने पूछा, फिर इस पेड़ पर ये सोने चांदी के आभूषण कैसे लगे हुए हैं? तो उस व्यक्ति ने, भारत के व्यक्ति ने उसको बताया कि ये पथ है, ये रास्ता है, यहां से कोई राहगीर जा रहा होगा, और ये जहां पेड़ है, इस पेड़ के नीचे बहुत अच्छी छाया है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, कुआं है। उस राहगीर ने इस पेड़ के नीचे अपना पाथेय यानी भोजन आदि ग्रहण किया, विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद वो राहगीर अपने गंतव्य की ओर निकल गया होगा, और उसके पास में किसी पोटली में ये बहुत सारे आभूषण रहे होंगे। वो तो अपने गंतव्य के लिए निकल गया, लेकिन अपने आभूषण की पोटली को भूल गया। पीछे से आने वाले किसी व्यक्ति ने जब इस पोटली को खोल करके देखा तो उसको पता चला कि कोई राहगीर अपने आभूषणों को भूल गया है,
तो पीछे आने वाले व्यक्तियों ने पोटली को खोल करके उसके आभूषणों को पेड़ पर लटका दिया है, जिससे जब वो व्यक्ति अपने आभूषणों की तलाश में वापस लौटेगा तो उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो यहाँ आकर के देख सकता है कि मेरे आभूषण यहाँ पर लटके हुए, मतलब मैं आभूषणों को यहीं छोड़ करके गया था। ये इस देश का चरित्र है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा, यह आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश है नहीं। किसी भी क्षेत्र में आ जाओ आप। अभी हमारे पंडित जी ने कुछ बात की विद्यार्थियों के मतलब की। आप लोग जानते हैं इस देश को सोने की चिड़िया कहते हैं, और आप लोगों ने यह भी सुना होगा इस देश का एक नाम और है, कल बच्चे बता रहे थे, इसको विश्व गुरु भी कहते हैं। अच्छा, विश्व गुरु जो इसको नाम दिया गया बच्चों, वो नाम किसने दिया? क्या वो नाम हमारे पूर्वज लोगों ने स्वतः हमारे देश का नाम विश्व गुरु कर दिया? आज तो ऐसा हो रहा है। आज तो लोग अपने नाम के आगे स्वयं विश्व गुरु लिखना शुरू कर देते हैं। एक जगह मैं कुंभ में गया तो मैंने देखा एक बाबा के आश्रम के बाहर बोर्ड लगा हुआ था और वहां लिखा था ब्रह्मांड गुरु। उसने तो अपने आप को वहां स्थापित कर दिया, उससे आगे कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको जोड़ना चाहता हूं अपने देश की संतति से, अपने देश की धरोहर से। हमारा कितना पावन देश रहा। इस देश को विश्वगुरु कहते थे, और विश्वगुरु देखने की यदि आपने वो समय तो नहीं देखा, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे लेखक हुए गुरुदत्त जी, प्रोफेसर गुरुदत्त, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, खंडर बोल रहे हैं इमारत बुलंद थी। बहुत बड़ा उपन्यास है उनका, और वहां पर वो चर्चा करते हैं हमारे देश के दो बहुत बड़े समृद्ध और प्राचीन विश्वविद्यालय थे। उन विश्वविद्यालयों का नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय का तो कोई अवशेष हमारे पास में है नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी भूमि पाकिस्तान के पास में चली गई और वहां उसका अवशेष पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन यदि आप इस देश के अतीत को जानना चाहते हो कि कितना गौरवशाली अतीत हमारे देश का रहा होगा, तो बिहार के अंदर आप नालंदा जिले के अंदर जाना, और वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं, जिसको वहां के लोग खंडर कहते हैं, उन खंडरों को कभी देखकर के आना, आपको जीवन में अवसर मिले तो आपको पता चलेगा कि कितना गौरवशाली अतीत मेरे देश का रहा होगा। इतनी बड़ी बड़ी उसकी प्राचीरें हैं कि आप दोनों हाथ ऐसे कर देंगे तो उसकी प्राचीर आपके हाथों के अंदर नहीं समा सकती। 9 मंजिल का विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन जब वो बख्तियार खिलजी आक्रांता लुटेरा जब उसने विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद किया, खत्म कर दिया, तो सारी की सारी बिल्डिंगों को उसने तोड़ दिया। और वहां इतिहासकार लोगों ने लिखा है उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी महान लाइब्रेरी थी। वहां के गार्ड बता रहे थे कि स्वामी जी, जब बख्तियार खिलजी की सेना सर्दी के समय में नहाने के लिए गर्म पानी किया करती थी, तो वो लोग लकड़ी नहीं जलाते थे, बल्कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो बहुमूल्य बहुत मोटे मोटे ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को आग में जलाया जाता था और उन कागजों पर सेना के लिए पानी गर्म किया जाता था। इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि जब उस लाइब्रेरी में आग लगाई गई तो 6 महीने तक आग बुझने नहीं पाई। इतना समृद्ध ज्ञान विज्ञान का कोश हम लोगों के पास में था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आज हमारे बच्चों को ये सारी की सारी बातें बकवास लगती हैं। देहरादून के अंदर मैं एक कॉलेज में गया प्रवचन करने के लिए। 26 जनवरी का समय था, तो मैंने कुछ देश के अतीत के बारे में बच्चों को अवगत कराया। तो एक बेटी खड़ी हो गई और उसने कहा, स्वामी जी, ये बात आपने तो बहुत अच्छी तो बताई है, लेकिन ये बात जमती नहीं है, ऐसा संभव नहीं लगता। उस बेटी ने यही प्रश्न किया कि अगर आप कहते हैं कि हमारा देश ऐसा था, तो हमारे देश के इतिहास में इसका वर्णन होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं हमारे देश के इतिहास में तो सारा का सारा मुगल वंश पढ़ाया जाता है। अगर हमारे देश के अंदर कोई बहुत बड़े सम्राट राजा हुए होते, तो क्या हमारे देश के इतिहास में उनका वर्णन नहीं होता? अगर हमारे देश की धरती पर बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए होते, तो क्या हमारे देश के इतिहास में विदेशी साइंटिस्टों को पढ़ाया जाता? अगर हमारे देश के अंदर इतने इतने बड़े पराक्रमी योद्धा वीर पुरुष थे, तो फिर हमारे देश के इतिहास में उनको सम्मान क्यों नहीं मिला, वो स्थान क्यों नहीं मिला? ये वेदना उस बेटी ने प्रकट की और उसकी वेदना भी बिल्कुल जायज है। हमारे पंडित जी ने आपके सामने बहुत अच्छी बात कही। हमारे इतिहास के जो गौरवशाली पृष्ठ थे, वो जानबूझ करके बदमाश लोगों ने
एक एक करके दूर कर दिए और इतिहास के नाम पर मनगढ़ंत बातें, कहानी, किस्से बना करके हमारे पाठ्यक्रम में लिख दी गई। और आपको जानकारी होनी चाहिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो लगातार हमारे देश के 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम हुए। आप कल्पना कर सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री भी बना वो भी हिंदू नहीं था। नाम से चाहे वो हिंदू लगता हो आपको, लेकिन उसकी जो मानसिकता थी वो बहुत ज्यादा घातक थी। वो हिंदुओं को कभी सपोर्ट उस व्यक्ति ने नहीं किया। वो तो स्पष्ट कहता है कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, हिंदू परिवार में मेरा जन्म हो गया है, वास्तव में मैं मानसिकता से, विचारधारा से हिंदू नहीं हूं। तो जब इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो और जब शिक्षा मंत्रालय जिन 5 मुसलमान मंत्रियों के हाथ में रहा हो, आप कल्पना कर सकते हैं क्या वो हमारे देश के अतीत को वास्तव में निष्पक्षता पूर्वक बच्चों के सामने रख सकते हैं? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ पहले भी चला और आज भी चल रहा है। ये देश विश्वगुरु था और कैसे था मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं। कल भी मैंने कहा था बच्चों के सामने, दुनिया का धरती पर कोई भी साइंस का ऐसा आविष्कार नहीं है जो हमारे देश के ऋषियों ने आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले दुनिया को नहीं दे दिया। एक भी ऐसा आविष्कार नहीं। लेकिन हमको इतिहास में यह बताया गया है कि सारे के सारे आविष्कार विदेशी लोगों ने किए। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि आधुनिक समय की बात करता हूं मैं, ज्यादा प्राचीन समय पर नहीं लौटना चाहता। आधुनिक समय में सबसे पहले विमान बनाने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? यह विमान किसने बनाया? बोलो। हाँ, आवाज आ रही है, आप लोगों ने सही उत्तर दिया। राइट बंधु ने विमान बनाया। यह बात बिल्कुल गप है, बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। लेकिन भारत का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट बंधु ने जो विमान उड़ाया वो कब उड़ाया? 1903 में उड़ाया था। और राइट बंधु से 8 साल पहले भारत की धरती पर महाराष्ट्र के अंदर एक महान साइंटिस्ट ने जन्म लिया। और उस व्यक्ति ने राइट बंधु से 8 साल पहले बंबई की चौपाटी पर धरती से 1500 फीट ऊपर आकाश में विमान उड़ा दिया था। और उस घटना को देखने के लिए वहां बहुत बड़ा मेला लगा, उस प्रदर्शनी को देखने के लिए। और उस प्रदर्शनी में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उसमें उस समय बंबई हाई कोर्ट के जो जज हुआ करते थे, महादेव गोविंद रानाडे, और बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ जैसी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत उस समारोह में मौजूद थी। और इतने सारे बड़े बड़े लोगों की उपस्थिति में हमारे देश के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बापू शिवकर तलपदे। शिवकर बापूजी तलपदे जो मराठी ब्राह्मण थे, उन्होंने राइट बंधु से 8 साल पहले इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में बंबई की चौपाटी पर धरती से 1500 फीट ऊंची विमान से उड़ान भरी थी। बापू शिवकर तलपदे नीचे बैठे थे जमीन पर और रिमोट के द्वारा इस विमान का कंट्रोल कर रहे थे। दुर्भाग्य की बात यह कि यह बात हमारे बच्चों को नहीं पता। हमारे बच्चों को यह बताया गया कि विमान की खोज राइट बंधु ने की, बापू शिवकर तलपदे को हमको नहीं बताया गया, हमको नहीं पढ़ाया गया। इसीलिए हमारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, अगर हमारा देश इतना महान था तो फिर हमारे देश के इतिहास में उन महान नायक लोगों का वर्णन तो होना चाहिए। पहली बात मैंने आपके बीच में रखी और मैं आपको बताना चाहता हूं, बापू शिवकर तलपदे ने जब विमान उड़ा दिया और उसका सफल परीक्षण हुआ, मानव रहित विमान था। आज से इन लोगों ने जब विमान बनाया तो उससे 8 साल पहले बना दिया था। 1895 के अंदर उन्होंने विमान उड़ाया था। लेकिन बापू शिवकर तलपदे के पास में ज्यादा संपत्ति नहीं थी, वो उसको और ज्यादा आधुनिकता नहीं दे पा रहे थे, धन का अभाव था। उस समय के जो बड़ौदा के राजा थे उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन जब अंग्रेज लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे भारत के अंदर एक वैज्ञानिक ने विमान बना करके उड़ा भी दिया है और बड़ौदा के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो सयाजीराव गायकवाड़ पर बहुत बड़ा दबाव दिया गया और इस बात को वहीं की वहीं दबा दिया गया था। अंग्रेज लोगों ने इस बात को प्रकाशित नहीं होने दिया, क्योंकि अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि विमान बनाने का श्रेय किसी भारतीय को नहीं मिलना चाहिए, हमारे अंग्रेज व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसलिए इस बात को जानबूझ करके छिपाया गया। और आप ज्यादा यदि देखना चाहते हैं, हमारे बच्चे मूवी तो बहुत सारी देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, लेकिन इस देश में मूवी बनी
जिस मूवी का नाम था हवाई जादा। उस मूवी को आप देखना, आपको पता चलेगा कि बापू शिवकर तलपदे कौन थे। आपके पास में बड़े बड़े फोन है आपके हाथों में, सर्च करना कि उस वैज्ञानिक का, भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने सबसे पहले विमान उड़ा दिया था। आपको गूगल में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये सारे के सारे साक्ष्य हमसे छुपाए गए। इंग्लैंड की रिले ब्रदर्स नाम की कंपनी के मैनेजर हमारे देश में आते हैं और वो बापू शिवकर तलपदे से मिलते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया बापू शिवकर तलपदे को कि आपने जो डिजाइन विमान की बनाई है उस डिजाइन को आप हमको दिखाएं। मैं इस डिजाइन को अपने देश में ले जाकर के दिखाऊंगा और हम लोग भी इस पर विचार करेंगे और आपकी भरपूर मदद करेंगे और आप अच्छा विमान बना सकते हैं। वो सारी की सारी डिजाइन बापू शिवकर तलपदे ने रिले ब्रदर्स कंपनी के सदस्यों को सौंप दी और वो लोग बड़े कुटिल थे, अंग्रेज लोग बड़े बदमाश थे। ये लोग बहुत भोले भाले होते थे भारतीय वैज्ञानिक, इनके अंदर छलबल नहीं होता था। तो उसी डिजाइन के आधार पर बापू शिवकर तलपदे के 8 साल बाद वही डिजाइन इंग्लैंड से अमेरिका पहुंचती है और उसी डिजाइन के आधार पर राइट बंधु ने, जिसको कहते हैं दुनिया का पहला विमान, 1903 में राइट बंधु ने उसी डिजाइन के आधार पर, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पहला विमान उड़ाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सारी चीजें हमको बताई नहीं गई। और मैं आपको बताता हूं, देखो कितना बड़ा हम लोगों के साथ में एक षड्यंत्र चल रहा है हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को नष्ट करने का। आप लोग जानते हैं, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद ने लिखा है और राजा भोज का उदाहरण वहां पर दिया है। राजा भोज कहते हैं कि जब मेरे पिताजी का शासन था तो हमारे देश में ज्ञान विज्ञान इतना चरमोत्कर्ष पर था कि हर भारतीय के पास में, ज्यादातर भारतीय लोगों के पास में अपने निजी यान हुआ करते थे। और वो कैसे यान होते थे? कहते हैं वो घोड़े की आकृति के हुआ करते थे, वो थल पर भी दौड़ते थे और वायु में भी उड़ा करते थे। और चलिए, आप विमान विद्या के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं महर्षि भारद्वाज। वही महर्षि भारद्वाज जिनके आश्रम में भगवान श्री राम पधारे थे। जब लंका विजय करके भगवान राम लौटते हैं तो उनका जो विमान आया था वो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयागराज में ही उसने लैंड किया था। महर्षि भारद्वाज का एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है वृहद विमान शास्त्र। बहुत बड़ा ग्रंथ आज भी उपलब्ध हो जाता है। उस वृहद विमान शास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे यानों का वर्णन किया गया है, जो यान त्रिपथका नाम का यान का वर्णन है, जो तीनों पथों पर चलता है, धरती पर भी दौड़ता है, आकाश में भी उड़ता है और पानी में भी तैरता है। दुनिया का विज्ञान आज तक कोई ऐसा विमान नहीं बना सका जो हमारे ऋषि लोगों ने आज से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले बना दिए थे। ये बात आपको झूठी लग सकती है, लेकिन साक्ष्य और लीजिए। आपने रामायण देखी और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भगवती सीता का हरण हुआ, रावण जब माता सीता को लेकर के गया तो कैसे लेके गया था? पैदल लेके गया था या कैसे लेके गया है? विमान से। क्या नाम था विमान का? पुष्पक विमान। तो ये घटना तो आज से 10 लाख वर्ष पुरानी घटना है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, मूर्ख थे, कुछ नहीं जानते थे, जंगली थे, बंदर थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो जानबूझ करके हमारे पूर्वज लोगों को बदनाम किया गया, जिससे हम, आने वाली हमारे भारत की पीढ़ियां अपने पूर्वज लोगों से घृणा करने लग जाएं, अपने देश को, वो इतिहास को भूल जाएं। और जानबूझ करके ये भी उनको पढ़ाया गया कि भारत के लोग अशिक्षित थे, भारत के लोग मूर्ख थे, वो कुछ नहीं जानते थे, नंगे रहा करते थे, आदि मानव थे, पत्ते लपेटा करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बकवास चला है। और मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। हमारे देश में एक कहावत चलती है, जो जीता वही, बोलो, सिकंदर। हर बच्चा इस बात को जानता है, पूरे देश में ये बात कही जाती है, जो जीता वही सिकंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिकंदर जीता ही कब था? हो सकता है सिकंदर ने दुनिया के कुछ देशों को जीता होगा, लेकिन जब सिकंदर हमारे देश में आक्रमण करने के लिए आता है, उस समय सिंध के राजा थे महाराजा पोरस, और महाराजा पोरस के साथ में जब उसका युद्ध होता है तो सिकंदर की सेना की हालत खराब हो जाती है और सिकंदर की सेना हाथ खड़ा कर देती है और अपने राजा से कहती है कि हम भारत के योद्धाओं के साथ में युद्ध नहीं कर सकते। और जब महाराजा पोरस के साथ में सिकंदर का युद्ध होता है तो महाराजा पोरस का एक भाले का चोट लगी थी, भाले का एक आक्रमण किया था महाराजा पोरस ने, जो सिकंदर के यहां पर लगा था।
सिकंदर लहूलुहान हो जाता है, घायल हो जाता है और सेना छोड़ करके भागने लग जाती है युद्ध भूमि को। राजा और सेना दोनों वापस अपने देश की तरफ भाग जाते हैं और रास्ते में ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर वापस अपने देश तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उस घायल सिकंदर को, जो सिकंदर इस देश को विजय प्राप्त करने की दृष्टि से आया था, जिसने बहुत बड़ी शिकस्त भारत में प्राप्त की, उस हारे हुए सिकंदर को यह कहा गया जो जीता वही सिकंदर। और जिस महाराजा पोरुष के वार से सिकंदर की मृत्यु हुई, उस महाराजा पोरुष का नाम तक मेरे भारत के बच्चे नहीं जानते। कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में किया गया। क्या आप लोग जानते हैं महाराजा पोरुष कौन थे? नहीं पता आप लोगों को, लेकिन सिकंदर के बारे में आपको पता होगा। और मैं आपको एक बहुत बड़ी झूठ बताता हूं। आप लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज किसने की? किसने की बच्चों? वास्को डी गामा ने की। अच्छा देखो कितना बड़ा झूठ, और आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। कब की? 1498 में की। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत कहीं खो गया था जो वास्को डी गामा ने उसकी खोज कर दी? क्या 1498 से पहले भारत नहीं था? भारत तो पहले से था। भारत देश के अंदर एक इतना बहुत बड़ा युद्ध हुआ आज से 5250 वर्ष पहले, और वो युद्ध भारत में हुआ था, इसलिए उस युद्ध का नाम महाभारत पड़ गया। तो भारत तो देश तो अजन्मा है, भारत देश तो बहुत प्राचीन है, लेकिन हमारे बच्चों को क्या बताया गया कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा की गई। वास्को डी गामा ने लिखा कि भारत का एक व्यापारी मुझको मिला जिसका नाम था काना, और उसके पास में मेरे पास जो समुद्री यान था, उस समुद्री यान से लगभग 5 गुना बड़ा 5 यान थे उसके पास में। और उस व्यक्ति ने मुझको भारत में व्यापार करने के लिए आमंत्रण दिया। मैं उसके साथ में उसके कहने से भारत में व्यापार करना मैंने शुरू किया। ये वास्को डी गामा ने लिखा, और हम लोगों को क्या बताया गया कि भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई। तो कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे बच्चों के साथ में चल रहा, हमारी संस्कृति के साथ में, हमारे इतिहास के साथ में। हमारे देश के बच्चों को यह बताया जाता है कि अकबर द ग्रेट, अकबर महान था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस महाराणा प्रताप ने सारी जिंदगी अकबर के साथ में जंग की, उस महाराणा प्रताप को हमारे देश में कोई सम्मान नहीं मिला। उस नालायक, अत्याचारी, बलात्कारी अकबर को इतना दयालु राजा हमारे देश के इतिहास में प्रस्तुत किया गया। हमारे बहुत सारे प्रचारक, भोले भाले भाई भी इस भ्रम में पड़ जाते हैं और उस बात को कहते हैं कि जी अकबर तो बहुत अच्छा शासक था। अरे इन मुसलमानों में तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अगर मुसलमानों में आप अच्छा देखने का प्रयास करते हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। एक भी आप उदाहरण दे दो। और जिसको अच्छा साबित किया गया वो एक षड्यंत्र के तहत साबित किया गया। तो इतना बड़ा षड्यंत्र चला हमारे साथ में। सबसे पहले सर्जरी जिस वैज्ञानिक ने की धरती पर, उस वैज्ञानिक का नाम क्या आप लोगों को पता है? सबसे पहले सर्जरी करने वाला वैज्ञानिक भारतीय था, और उस ऋषि का नाम था महर्षि सुश्रुत। सबसे पहली सर्जरी की। और आपको हैरानी होनी चाहिए, अगर हमारे देश के बच्चों को सरकार ये पढ़ाने का प्रयास करे तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी लॉबी खड़ी हो जाती है सरकार के विरोध के लिए कि शिक्षा में भगवाकरण किया जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रतिमा लगी, और उस प्रतिमा के नीचे पट्टिका लगी हुई है, वहां पर लिखा है द फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी यानी सबसे पहले जिसने सर्जरी की, जिसने ऑपरेशन किया, वो ऋषि भारत के थे। अरे आप बच्चों गाते तो हो ना जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने। अच्छा, जीरो की खोज किसने की? किसने की? कहां के रहने वाले थे? सारे के सारे वैज्ञानिक यहां के थे। मैं गुरुत्वाकर्षण की बात करूं, मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करूं, तो ये भी सिद्धांत आपके वेदों में आज से लाखों लाखों वर्ष पहले, करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि लोगों ने हमको दिए थे। ऋग्वेद का एक मंत्र है, और वो मंत्र ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर उद्धृत किया। उसी मंत्र का भाष्य आचार्य सायण ने किया है। आचार्य सायण का समय 15वीं शताब्दी है, और आचार्य सायण उसी मंत्र पर एक अपने से पूर्ववर्ती आचार्य क्या एक श्लोक उद्धृत करते कहते हैं, योजनानाम सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाणे नमोस्तुते। इसमें सूर्य की गति, प्रकाश की गति बताई जा रही है कि कितनी गति है। तो वो लिखते हैं कि योजनानाम सहस्रे द्वे
द्वेशते द्वेच योजने, मतलब 2202 योजन प्रति आधा निमेष। निमेष एक काल की गणना का नाम है। आज तो काल की गणना की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेकंड मानी जाती है, लेकिन प्राचीन समय में काल की गणना की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी वो निमेष मानी जाती थी। और निमेष कहते हैं कि जितनी देर में हम पलक झपकते हैं इसको एक निमेष कहा जाता है। लेकिन वो कहते हैं आधा निमेष, यानी आपने पलक झपका है, अभी पलक आंखें मिली हैं, ऊपर नहीं गई, ये हो गया आधा निमेष, यानी एक सेकंड का भी लगभग 10वां भाग। एक सेकंड के लगभग 10वें भाग में प्रकाश की गति कितनी है? 2202 योजन। ये हमारे भारतीय मनीषाओं ने, भारतीय वैज्ञानिक लोगों ने इस बात को प्रूव किया था आज से लाखों वर्ष पहले। और आप आधुनिक जो हमारा विज्ञान हमको बताता है 1,86,00,000, 1,87,000, 1,86,000 वर्ग मील प्रति सेकंड जो हमको बताया जाता है हमारे बच्चों को, आप बिल्कुल कैलकुलेशन कर लीजिए, बिल्कुल सटीक निकलेगी। तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास हमारे देश का रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को जानबूझ करके उस इतिहास से दूर किया गया। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, समय दौड़ गया। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि गर्व करो, आप भारतीय हैं। भारतीय होने में गर्व होना चाहिए। हमने उस धरती पर जन्म लिया है जिस धरती ने दुनिया को सारे के सारे सिद्धांत दिए। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे महानतम संस्कृति है। भारत दुनिया का विश्वगुरु देश रहा है। भारत ने दुनिया को सारे के सारे सिद्धांत दिए। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं जो हमारे देश के ऋषि लोगों ने नहीं दिया हो। आज जिनको वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, प्राचीन समय में इनको ऋषि कहते थे। और ऋषि का मतलब रिसर्च करने वाले, खोज करने वाले। ये भारत ऋषियों की भूमि है। और आपको एक बहुत बड़ा प्रमाण देना चाहता हूं। हमारे देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है पृथ्वी कैसी है, धरती कैसी है जी, गोल। कैसे पता चला आपको? देखो, ये बात इसलिए मैं बताना चाहता हूं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है और वेद में सब प्रकार का ज्ञान है। एवरी फैकल्टी ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों में साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान है। अब देखो, ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। लोगों ने पूछा कि स्वामी जी, हम वेद को ईश्वरीय ज्ञान क्यों माने? तो ऋषि दयानंद कहते हैं वेद को ईश्वरीय ज्ञान इसलिए मानना चाहिए क्योंकि ईश्वर ही दुनिया को बनाने वाला और ईश्वर ही वेदों को बनाने वाला है। परमात्मा ने जैसी दुनिया बनाई वैसा वेदों में लिख दिया, और जैसा वेदों में लिखा है वैसा देखने में भी मिलता है। दोनों में कोई भी कमी नहीं है क्योंकि दोनों का रचनाकार एक ही है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी कुरान भी खुदाई किताब है, हमारी बाइबल भी गॉड की बुक है। आप लोग जानते हैं कि बाइबल और कुरान में क्या लिखा गया? बाइबल और कुरान में लिखा गया पृथ्वी कैसी है, चपटी है। बहुत लंबे समय तक बच्चों को यही पढ़ाते रहे लोग। एक साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसका नाम गैलीलियो था, और उस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस बात का खंडन किया। उसने कहा यह बात तो बिल्कुल गलत है। लोगों ने कहा गलत नहीं हो सकती, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। वो कहता है तुम्हारे धर्म में ग्रंथों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। आप जानते हो उस साइंटिस्ट के साथ में क्या किया? उस साइंटिस्ट को फांसी पर लटकाया गया, मार दिया गया, उसकी हत्या की गई। और एक नहीं, उसके बाद अनेक ऐसे जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि जो हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोलेगा उसका अंजाम यही होगा। हजारों साइंटिस्टों की हत्या की गई, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है। उन लोगों को अब कुछ समय जाकर के उन्होंने पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया, अपने धर्म ग्रंथों में परिवर्तन को करना पड़ा। अब किया है, उनको ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी कैसी है, वो पृथ्वी को चपटी मानते थे। लेकिन हमारे बच्चे जब कक्षा 6 में आ जाते हैं तो हमारे यहाँ एक पुस्तक में, एक विद्यालय में पुस्तक लगती है जिसका नाम है भूगोल। और भूगोल का मतलब क्या है? भू यानी पृथ्वी और गोल यानी गोल। पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो हमारे यहाँ का तो बच्चा बच्चा कक्षा 6 में इस बात को जान जाता है, क्योंकि ये धरती ऋषियों की धरती है, ये धरती वेदों की धरती है, और वेदों में सारा का सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए बच्चों, आप लोगों को ये प्राउड होना चाहिए, आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हमने उस देश में जन्म लिया है जिस देश का सानी दुनिया में कोई भी देश नहीं रहा।